सीरीज खिज़ां की बारिश, किताब नंबर 2, बादल डकैत। मुसन्निफ ए हमीद, आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। पार्ट 23। हरियल के क्वार्टर का दरवाजा अंदर से बंद था। नजमी और लाल खान उस क्वार्टर की दीवार फांदकर अंदर चले गए। लाखी यहाँ भी राइफल ताने एक तरफ बैठकर पहरा देने लगा। क्वार्टर के छोटे से सहन में अंधेरा था। गली बत्ती की रोशनी अंदर आ रही थी। सहन में तोते का पिंजरा लटका हुआ था। तोता टैं टैं करने लगा। नजमी को पहली बार मशरकी पाकिस्तान से अगवा करके इस जगह लाया गया था। दरवाजा बंद था। नजमी दरवाजे पर हाथ मारने ही लगी थी कि अंदर से किसी मर्द की आवाज आई। उसने बंगला जुबान में तोते से कहा कि वो क्यों शोर मचा रहा है। तोता कमबख्त बोले जा रहा था। लाल खान ने नजमी को पीछे की तरफ खींच लिया। नजमी सरगोशी में बोली, तुम पीछे हट जाओ, मैं अंदर जाऊंगी। ये उसी आरामी की आवाज थी। नजमी ने हरियल की आवाज पहचान ली थी। जब तोता चुप न हुआ तो हरियल ने दरवाजा खोल दिया। वो बाहर निकला ही था कि नजमी ने पूरी ताकत से राइफल का बट उसकी थोड़ी पे दे मारा। वो हाय कहकर पीछे कमरे के अंदर गिर पड़ा। नजमी और लाल खान लपक कर कमरे में आ गए। लालटेन की धीमी रोशनी में चारपाई पर से हरियल की मोटी बीवी हड़बड़ाकर उठ बैठी और दो इंसानों को अंदर आते देखकर और अपने खाविंद को गिरते देखकर चीख उठी। लाल खान ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर राइफल की नाल रख दी और बंगला में कहा, बदबख्त, आवाज निकाली तो यहीं खत्म कर दूंगा। नजमी ने रुमाल मुंह पर से हटा दिया। हरियल और उसकी बीवी रानी ने उसे साफ पहचान लिया। नजमी ने अपना पांव नीचे गिरे हुए हरियल के सीने पर रख दिया। हरियल ने भी चंदा को पहचान लिया था। वो घिघिया कर बोला, चंदा, मैं तो तेरा दास हूँ, ये तू क्या कर रही है? नजमी ने राइफल की नाल उसके फूले हुए पेट के साथ लगा दी और गुस्से से लरसती आवाज में कहा, हरियल, अब तक मुझ समेत कितनी लड़कियों को बाजार में बैठा चुका है रे? हरियल का जिस्म ठंडा पड़ गया। मौत उसके सीने पर खड़ी थी। वो समझ गया कि अब वो बच नहीं सकता। बदकिरदार आदमी था। मौत को सामने देखकर रोने लगा। लाल खान गुर्राया, किसी की माँ बहन को चकले पर बिठाते वक्त तेरा दिल नहीं पिघलता था? अब क्यों रोता है मुर्दार? नजमी के पास वक्त नहीं था। उसने राइफल की नाली हरियल के पेट के ऊपर रखी हुई थी। वहीं उसने लबलबी दबा दी। धड़ाक की आवाज के साथ हरियल का पेट ऊपर कुचला। गोली उसके पेट को फाड़ती हुई नीचे फर्श को तोड़ चुकी थी। हरियल की नायिका बीवी रानी ने चीख मारी तो नजमी की नाली का रुख उसकी तरफ उठ गया। फायर का दूसरा धमाका हुआ और रानी के सीने से खून का फवारा उछलने लगा। वो वहीं बिस्तर पर ढेर हो गई। लाल खान नजमी को लेकर क्वार्टर से बाहर निकल आया। गली में कोई शख्स अपने घर से बाहर नहीं निकला था, मगर फायरिंग की आवाज इलाके में गश्त करती पुलिस को अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकती थी। इसका लाल खान को एहसास था। थोड़ी देर के वक्फे से एक ही इलाके में राइफल के 4 धमाके हुए थे। रात के सन्नाटे में फायरिंग की आवाज खिजरपुर जेटी तक गई थी। लाखी ने सरगोशी में कहा, खान, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जेटी की तरफ से सिक्योरिटी गार्ड्स की जीप यहाँ न पहुंच जाए। नजमी के सीने में भड़कते हुए शोलों में से 3 की आग तो बुझ चुकी थी। अभी कई दूसरे शोलों की जुबानें लहरा लहरा कर उसे जला रही थी। उसने राइफल कंधे पर डाली और खिजरपुर रोड की तरफ हाथ बढ़ाकर बोली, इस तरफ चलो खान जी, मांजरेकर मेरे हाथ से बच गया है, लेकिन मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लाल खान तेज तेज कदमों से खिजरपुर रोड की तरफ चलते हुए बोला, उस काफिर के बच्चे का भी वक्त आएगा। अभी उन्होंने खिजरपुर रोड को अबूर किया ही था कि बंदरगाह की तरफ से उन्हें पुलिस की गाड़ी का अलार्म सुनाई दिया। पुलिस को शायद खिजरपुर की इस कोठी से फोन कर दिया गया था जहां नजमी ने मांजरेकर के ओबाश दोस्त का खून किया था। लाखी बोला, जल्दी करो खान, ये पुलिस का गाड़ी का आवाज है। लाल खान उसे झड़क कर कहा, मरा क्यों जा रहा है? लाल खान पुलिस से नहीं डरता। नजमी को लाल खान का यह दिलेराना जुमला बड़ा अच्छा लगा। वो सड़क की ढलान से उतरकर भागे और दरिया के किनारे वाली झाड़ियों में आकर दरिया की तरफ बढ़ने लगे। उनकी कश्ती दरिया के किनारे झाड़ियों में अपनी जगह मौजूद थी। लाकी ने कश्ती को दरिया में खींचा। वो कश्ती में बैठे और दरिया के पाट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। दरिया की लहरों पर पहुंचकर नजमी और लाल खान ने खिजरपुर जेटी की तरफ निगाहें उठाई। उधर से पुलिस की गाड़ी के अलार्म की धीमी आवाज अभी तक आ रही थी। लाल खान ने नजमी के कंधे पर हाथ मारकर कहा, शाबाश चंदा, तूने तो शेर मर्दों जैसा काम किया आज। मैं तुझसे बड़ा खुश हूँ। नजमी ने लाल खान को खास तौर पर हिदायत कर दी थी कि वो अपने सिवा किसी को यह न बताए कि चंदा हिंदू नहीं मुसलमान है और उसका नाम नजमी है। चुनाचे लाल खान उसे अकेले में भी चंदा के नाम से ही पुकारता था। कश्ती दरिया के दूसरे किनारे पर छोड़कर लाल खान, नजमी और लाखी जीप में सवार हुए और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। अपनी कमीनगाह में पहुंचने के बाद लाल खान ने नजमी को उसकी कोठरी में भेज दिया।
नजमी अपने सीने पर जो बोझ एक अरसे से लिए फिर रही थी वो उसको आज बहुत हल्का लग रहा था, मगर मांजरेकर के मकान पर ना मिलने को उसे बहुत अफसोस हुआ। लेकिन उसने फैसला कर लिया कि वो दूसरी रात को फिर उसको हलाक करने की कोशिश करेगी। हवेली की दूसरी कोठरी में लाल खान अपनी चारपाई पर लेटा था और उसका हिंदू दोस्त लाखी राइफलों को कोने में रखते हुए कह रहा था, खान, तुम एक बाजारी औरत की खातिर इस कत्लो गारत में क्यों शामिल हुए? मुझे ये बात पसंद नहीं आई। लाल खान एकदम उठकर बैठ गया और लाखी को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और गजबनाक आवाज में बोला, लाखी, आइंदा चंदा को बाजारी औरत कहा ना तो सबसे बड़ा दुश्मन मैं होऊंगा तेरा। और फिर पीछे की तरफ धकेल दिया। लाखी के साथ लाल खान कभी इस तरह पेश नहीं आया था। इतना वो जरूर सहम गया कि लाल खान इस औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन इस रवैये से लाखी को अपनी सख्त बेइज्जती महसूस हुई थी। वो हड़बड़ा कर कोठरी से निकल गया। दूसरे दिन लाल खान ने अपने एक आदमी को भेस बदलवा कर शहर की तरफ भेजा कि वो मालूम करे कि शहर के हालात कैसे हैं और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। दोपहर के बाद ये मुखबिर वापस आया और उसने खबर दी कि शहर में खौफ व हिरास फैला हुआ है। और ऐसा क्यों न होता, 2 रातों में सोनागाची और खिजरपुर के इलाके में 8 खून हो गए थे। ये कोई मामूली बात नहीं थी। शहर की सारी पुलिस हरकत में आ गई थी। जगह जगह कातिलों की तलाश में छापे मारे जा रहे थे। मांजरेकर को फौरन आंसुवाल से बुला लिया गया था। उसे अपनी ही कोठी में दोस्त के कत्ल की खबर मिली तो वो धक से रह गया। जिस औरत को लाल खान ने मांजरेकर की कोठी से भगा दिया था, पुलिस ने उसे भी शामिल तफ्तीश कर लिया। उसे जरा डराया धमकाया गया तो उसने उस औरत का हुलिया बयान कर दिया जिसने मांजरेकर के दोस्त को हलाक किया था, और ये भी कहा कि उस औरत ने अपना नाम चंदा बताया था। मांजरेकर को इससे पहले मालूम हो गया था कि चंदा अपने कोठे से गायब है, और उसके तबलची ने यह भी बयान दिया था कि चंदा ने ही कोठे पर धूमल बदमाश को गोली मार दी थी। तबलची ने यह भी बताया कि जो ऊंचा लंबा आदमी कोठे पर राइफल लेकर आया था उसने ही डाकू मानसिंह को कत्ल किया था और चंदा उसी के साथ फरार हुई थी। मांजरेकर को अब उस ऊंचे लंबे आदमी की तलाश थी जो चंदा को साथ लिए कलकत्ता शहर के इलाके में किसी जगह छुप गया था। मांजरेकर को अपनी जान की भी फिक्र पड़ गई थी, क्योंकि चंदा ने जिन 3 इंसानों को कत्ल किया था ये वही लोग थे जो चंदा को बाजार हुसन में बिठाने के जिम्मेदार थे, यानी धूमल, हरियल और उसकी बीवी रानी। आईजी और डीआईजी पुलिस ने स्पेशल पुलिस के दस्ते शहर में फैला दिए थे। खास तौर पर खिजरपुर जेटी के सारे इलाके को घेरे में लेकर पुलिस ने घर घर तलाशी लेनी शुरू कर दी थी। जब लाल खान के आदमी ने वापस आकर बताया कि शहर में पुलिस गश्त कर रही है और खिजरपुर के इलाके में पुलिस तलाशियां ले रही है, तो लाल खान ने नजमी को एक तरफ ले जाकर कहा, शहर के हालात ठीक नहीं है। मैं आज रात यहाँ से निकलकर वापस अपने जंगल की कमीनगाह में जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नजमी ने उस रात मांजरेकर को जहन्नुम वासल करने का मंसूबा बना रखा था। वो लाल खान का मुंह तकने लगी। जब उसने अपने दिल का हाल उसे बताया तो वो बोला, उस काफिर के बच्चे की तुम फिक्र मत करो, वो अब मेरा शिकार है। मैं उसे खुद कत्ल करूंगा और तुम मेरे साथ होगी। लेकिन इस वक्त शहर को पुलिस ने घेर रखा है। कुछ अजब नहीं कि पुलिस फौज से भी मदद ले ले। 2 दिनों में 8 खून हो गए हैं। अगर फौज इस केस में कूद पड़ी ना तो वो यहाँ तक जरूर पहुंच जाएगी। मसलहत इसी में कि इस वक्त हम यहाँ से चले जाएं। जरा हालात मामूल पर आ जाए तो फिर वापस आकर मांजरेकर का भी टेटवा दबा देंगे। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। नजमी मजबूर हो गई। लाल खान के आदमियों ने जाने की तैयारियां शुरू कर दी। जब रात को अंधेरा फैला तो लाल खान के सारे आदमी, जिनकी तादाद 10-11 के करीब थी, जीपों में सवार हो गए। एक जीप में अंगीठी, बर्तन और बिस्तर वगैरह रख दिए गए। आगे आगे लाखी 4 आदमियों के साथ चल पड़ा। उसके पीछे लाल खान जीप चला रहा था। नजमी उसके पहलू वाली सीट पर बैठी थी। उसने आम बंगाली औरतों की तरह गहरे रंग की सूती साड़ी पहन रखी थी। दरिया पार के वीरान इलाके से तीनों जीपें निकलकर एक कच्चे रास्ते पर हो गईं, जो ताड़ के दरख्तों में घिरा हुआ था। यहाँ अंधेरा था, सिर्फ अगली जीप की बत्तियां रोशन थी। लाल खान उन जंगली रास्तों से वाकिफ था। वो इन्हीं रास्तों से कलकत्ते आता जाता था। उसने नजमी को बताया कि सूबा बिहार की सरहद पर वाक़ इसकी खुफिया कमीनगाह तक 1 रात और 1 दिन का सफर है। इस बीच वो 2 बार रास्ते में आराम भी करेंगे। सारी रात वीरान जंगलों में सफर जारी रहा। इस दौरान वो बरादून, दुर्गापुर और आंसुवाल से निकल आए थे और अब वो धन्यवाद की तरफ जा रहे थे। जब सूरज निकला तो लाल खान ने जीप रोक दी और वहीं दरख्तों और काली काली चट्टानों के दरमियान पड़ाव डाल दिया। 2 घंटे आराम करने के बाद डाकुओं का एक काफिला एक बार फिर आगे की तरफ रवाना हो गया। नजमी लाल खान के साथ बैठी थी। लाल खान कह रहा था कि धन्यवाद से सूबा बिहार की सरहद शुरू हो जाती है, मगर इसके आगे बिहार का बड़ा शहर गया है, जहाँ कभी महात्मा बुद्ध को ज्ञान हासिल हुआ था। मगर हम गया और धनबाद के रास्ते में ही गोमा के स्टेशन से बाएं जानिब दरिया गोमती की तरफ मुड़ जाएंगे। हम रात होने तक अपनी मंजिल पर पहुंच चुके होंगे। दोपहर को एक जगह नदी किनारे जीपें रोककर खाना खाया गया और फिर सफर शुरू हो गया।
सूरज गुरूब हो रहा था कि लाल खान ने दूर टेलीग्राफ के खंभों की तरफ इशारा करते हुए नजमी को बताया कि ये खंभे गया और पटना तक जाते हैं। वो जिस वीरान रास्ते पर चल रहे थे वो ऊंची नीचे टेकरियों पर से गुजरता था। आगे रेलवे लाइन आ गई। कुछ फासले पर गुरूब होते सूरज की मलगुजी चमक में रेलवे के सिग्नल दिखाई दे रहे थे। लाल खान ने बताया कि ये गोमा के रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल है। यहाँ से रेलवे लाइन पार करके वो जुनूब की तरफ मुड़ गए। शाम का अंधेरा छाने लगा। अब पस्ता कद के और फैली हुई शाखों वाले दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया। ये सिलसिला एक ऊंचे दरख्तों के जंगल में जाकर गुम हो गया। लाल खान ने मुस्कुराते हुए कहा, हम अपने इलाके में आ गए हैं। 1.5-2 घंटे तक जीपें उस जंगल के नाहमवार रास्तों पर आहिस्ता आहिस्ता चलती रहीं। फिर एक छोटी सी नदी का पुल आ गया। ये पुल बांस का बना था। जीपें उस पुल पर से गुजरकर नदी के साथ साथ चलने लगी। अंधेरे ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया था। सिर्फ अगली जीप की रोशनी में दरख्तों के तने नजर आ रहे थे। काफी अंदर जाने के बाद जीप पे एक टीले की ओट में रुक गई। ये टीला सियार ढलानी चट्टानों का था। उसके साथ साथ एक पगडंडी नीचे ढलान को जाती थी। उस पगडंडी से गुजरने के बाद बांस की ऊंची बाढ़ आ गई। लाल खान यहाँ रुक गया। उसने मुंह से कोयल की आवाज निकाली। बाढ़ के पीछे जो घने दरख्त थे उनमें से भी जवाब में किसी ने कोयल की आवाज निकाली। लाल खान ने लाखी से कहा, लाखी, तुम जीपों पर झाड़ियां वगैरह डालकर आ जाओ। बाढ़ की दूसरी जानिब 4 आदमी राइफलें थामे अंधेरे से निकल आए। उन्होंने लाल खान को सलाम किया और उसे वापस आने पर मुबारकबाद दी। ये लाल खान की खुफिया कमीनगाह थी जो बांस की ऊंची बाढ़ के पीछे आम के गुंजान दरख्तों के बीच मट्टी के एक टीले को खोदकर सुरंग की शक्ल में बनाई गई थी। उस टीले के पीछे से एक छोटी सी नदी गुजरती थी। उस नदी के किनारे ईंटें जोड़कर चूल्हे बनाए गए थे जिन पर उन लोगों का खाना पकता था। कमीनगाह वाली गार के सामने बांस की 10-12 चटाइयां बिछी हुई थी। एक लालटेन दरख्त में कील ठोक कर लटकाई गई थी। लाल खान ने नजमी से कहा कि वो गार के पीछे नदी पर जाकर मुंह हाथ धो ले, फिर खाना खाएंगे। पीछे वो डाकू पहरे पर थे। उन्होंने अपने लिए खाना तैयार कर रखा था। लाल खान के आने की किसी को खबर नहीं थी। जल्दी से एक बकरा ज़िबा करके उसे आग पर चढ़ा दिया गया। नजमी टीले के अकब में बहती नदी पर आ गई। यहाँ गहरा सन्नाटा था। नदी पार जंगल में झींगर बोल रहे थे। नजमी ने नदी किनारे बैठकर मुंह हाथ धोया, बालों पर जमी हुई गर्द साफ की और वापस आई तो गार के बाहर छोटा सा अलाव रोशन था। डाकू उस अलाव के गिर्द बैठे थे। अलाव के ऊपर बकरा भूना जा रहा था। लाल खान ने नजमी को अपने पास बैठा लिया और बाकी साथियों से उसका तारुफ कराते हुए कहा कि ये हमारी नई साथी चंदा है। ये मुसलमान है, मगर बंगाल में जैसा दस्तूर है कि एक नाम हिंदुआना टाइप का रख लिया करते हैं। चंदा का असली नाम नजमी है और ये पंजाब से बंगाल आई थी। इसने मेरी जान बचाने के लिए एक आदमी को कत्ल कर दिया था, इसलिए अब ये हमारे साथ रहेगी। सिवाय लाल खान के करीबी साथी लाखी के सबने खुशी का इजहार किया। लाखी के दिल में नजमी के खिलाफ नफरत का जज्बा बेदार हो चुका था। उसकी 2 वजूहात थी। पहली तो ये कि नजमी एक मुसलमान औरत थी और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उस मुसलमान औरत ने एक हिंदू औरत रानी का बेदर्दी से खून किया था। चाहे वो औरत बदकिरदार ही सही, मगर लाखी के ख्याल में वो मुअज़्ज़ज़ औरत थी और उसे एक मुसलमान औरत ने कत्ल किया था। लाखी ने दिल में तय कर लिया कि वो नजमी उर्फ चंदा से भयानक इंतकाम लेगा। एक तरकीब उसने अपने दिमाग में सोच भी ली थी। स्कीम ये थी कि वो लाल खान को हलाक करके खुद डाकुओं का सरगना बन जाएगा और नजमी उर्फ चंदा को अपनी रखेल बनाकर रखेगा और उसे अज़ियतें दे देकर उससे हिंदू औरत के कत्ल का बदला लेगा। लाल खान के बाद सारे आदमी लाखी का बड़ा एहतराम करते थे और उसके आगे बोलते नहीं थे। अपनी कमीनगाह में वापस आए हुए 2 दिन ही हुए थे कि मक्कार लाखी ने लाल खान को कत्ल करने के मंसूबे पर अमल करने का फैसला कर लिया। वो लाल खान को इस तरह कत्ल करना चाहता था कि किसी को भी उस पर शक न हो और सब यही समझें कि रात को दुश्मन का कोई आदमी आकर लाल खान को हलाक कर गया है। उस रात आसमान पर बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। लाल खान गार के आगे चारपाई पर राइफल नीचे रखे गहरी नींद सो रहा था। गार के अंदर नजमी ने भी लालटेन बुझा दी थी, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे नदीम की याद सता रही थी कि खुदा जाने जेल में उस पर भारतीय पुलिस कैसे कैसे जुल्म सितम तोड़ रही होगी। अचानक उसे बाहर से ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई पत्तों पर चल रहा हो। नजमी ने राइफल उठाई और दबे पांव अंधेरे में गार के मुंह पर एक तरफ झुककर बाहर देखने लगी। अंधेरे में उसे एक साया लाल खान की चारपाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। नजमी ने आंखें सुकेड़कर अंधेरे में गौर से देखा। इंसानी साया लाल खान की चारपाई की तरफ दबे पांव बढ़ रहा था।
نجمی نے پہلے تو یہ خیال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لال خان کا کوئی ساتھی ہو اور وہاں زمین پر سونے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کر رہا ہو، لیکن جب انسانی سائے نے اپنا ایک ہاتھ بلند کیا تو نجمی کو اس کے ہاتھ میں خنجر دکھائی دیا۔ نجمی نے تیزی سے رائفل اٹھائی اور انسانی سائے پر فائر کر دیا، لیکن نجمی نے دیر کر دی تھی۔ انسانی سایہ لال خان کا ہندو ساتھی لاکھی تھا، جس کا خنجر لال خان کے سینے میں اتر چکا تھا، لیکن نجمی کی گولی نے لاکھی کا کام بھی تمام کر دیا۔ سارے ڈاکو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور اپنی اپنی رائفلوں کی طرف لپکے۔ نجمی دوڑ کر لال خان کی چارپائی کے پاس آ گئی۔ لال خان کے سینے میں لاکھی کا خنجر آدھے سے زیادہ اتر چکا تھا اور لال خان خون میں لت پت آخری سانسیں لے رہا تھا۔ پاس ہی زمین پر لاکھی کی لاش پڑی تھی۔ نجمی کی گولی نے اس کی گردن آدھی سے زیادہ اڑا دی تھی۔ ڈاکو لالٹین لے کر آ گئے۔ ہر کوئی اپنے سردار کو خون میں لت پت دیکھ کر دہشت زدہ اور دردناک تھا۔ نجمی نے جب سارا واقعہ بیان کیا تو ڈاکوؤں کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ لال خان کے سینے سے نجمی نے خنجر نکالنے کی کوشش کی تو خان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لال خان کا ہاتھ برف کی طرح سرد تھا، خنجر دل کو ایک طرف سے چیر گیا تھا۔ لال خان نے انتہائی کمزور آواز میں کہا، لاکھی نے غداری کی، چندا نے اس سے میرا بدلہ لے لیا ہے۔ اب سنو، میرے پاس بہت تھوڑا وقت ہے، میرے بعد چندا کو اپنا سردار سمجھنا، اس کے ہر حکم پر عمل کرنا۔ نجمی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کے ہاتھ پر لال خان کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ ایک طرف لڑک گیا۔ لال خان خدا کو پیارا ہو چکا تھا۔ نجمی نے روتے ہوئے لال خان کا مردہ ہاتھ اپنے سینے سے لگا لیا۔ لال خان کے مسلمان ساتھی بادل نے نجمی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا چندا بی بی، آج سے تم ہماری سردار ہو، ہم لال خان کے حکم کی ہمیشہ پابندی کریں گے۔ لاکھی کی لاش کو وہاں سے اٹھا کر دور ایک گڑھے میں گدھوں اور جنگلی جانوروں کی خوراک بننے کے لیے پھینک دیا گیا اور لال خان کو ندی کے پانی سے غسل دے کر کھدر کی چادر کا کفن پہنا کر لاش چارپائی پر رکھ دی گئی۔ بادل اور دوسرے مسلمان ساتھی چارپائی کے گرد بیٹھ کر ساری رات کلمہ شریف پڑھ کر ورد کرتے رہے۔ دوسرے دن خان کی لاش کو پورے احترام کے ساتھ وہیں جنگل میں درختوں کے نیچے قبر کھود کر دفنا دیا گیا۔ یہ سب کچھ اچانک ہو گیا تھا۔ نجمی کو سخت ملال تھا کہ وہ بر وقت فائر کر کے لال خان کی جان نہ بچا سکی تھی، لیکن شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ موت کا ایک وقت متعین ہوتا ہے، شاید وہ چاہتی بھی تو لال خان کو لاکھی کے خنجر کی ضرب سے نہیں بچا سکتی تھی۔ بہرحال اسے اتنی تسلی ضرور تھی کہ اس نے خان کے قاتل کو بھی زندہ نہیں چھوڑا تھا۔ حالات نے نجمی کو ان ڈاکوؤں کا سردار بنا دیا تھا۔ ظاہر ہے وہ کلکتے واپس اپنے کوٹھے پر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ قتل کے جرم میں پولیس کو مطلوب تھی۔ وہ زیادہ لمبے عرصے تک روپوش نہیں رہ سکتی تھی۔ اسے پولیس کہیں نہ کہیں سے ضرور گرفتار کر لیتی اور پھر پھانسی کا پھندا اس کی گردن میں ڈالا جاتا۔ ڈاکوؤں کی سردار بن جانے کے کئی فائدے تھے۔ پہلا فائدہ تو یہ تھا کہ وہ محافظوں کے درمیان آ گئی تھی۔ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ وہ اس پوزیشن میں تھی کہ انسپیکٹر مانجریکر اور اپنے دوسرے دشمنوں سے انتقام لے سکے۔ اس کی عزت کے قاتلوں کی فہرست میں روپا بدماش، اس کے ساتھی ہری، انسپیکٹر مانجریکر اور مونچھوں والے موجمدار کے نام باقی رہ گئے تھے۔ سب سے پہلے وہ مانجریکر سے اپنے اوپر کیے گئے ظلم اور بربریت کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ نجمی نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لال خان کے دوسرے قریبی مسلمان ساتھی بادل کو اپنے اعتماد میں لے لیا۔ نجمی بہرحال عورت تھی اور گروہ میں سے کسی آدمی کو اپنے اعتماد میں لینا ضروری تھا۔ بادل پختہ عمر کا ایک دلیر مسلمان تھا اور ضلع بارہ بنکی میں 4 ہندو جاگیرداروں کا قتل کر کے بھاگا تھا۔ لال خان کی طرح اس کی آنکھوں میں بھی حیا اور غیرت تھی، اور نجمی نے بہت جلد اندازہ لگا لیا تھا کہ بادل ایک بلند کردار انسان ہے۔ یہ سارے کے سارے ڈاکو لال خان کے فدائی تھے اور اس کی وصیت کے مطابق اب نجمی کے بھی فدائی بن گئے تھے۔ ان سبھوں نے باری باری نجمی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وچن لیا تھا کہ وہ چندا بی بی پر اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔ سب نجمی کو چندا بی بی کہہ کر پکارنے لگے۔ نجمی کو یہ نام پسند آیا۔ ایک ہفتہ وہیں گزر گیا۔ نجمی نے اپنا حلیہ مردوں جیسا بنا لیا تھا۔ اس نے اپنے بال کاٹ لیے اور سر پر لال خان کی طرح سرخ رنگ کا صافہ باندھنے لگی تھی۔ ساڑی اس نے ترک کر دی اور ہر وقت پتلون اور چمڑے کی جیکٹ پہنے رہتی تھی۔ بادل بھی اسی لباس میں رہتا تھا۔ نجمی صبح اور شام کے وقت بادل کے ساتھ جنگل میں نشانے بازی بھی کرتی تھی۔ ایک ہفتہ گزر گیا تو نجمی نے اپنے ایک آدمی کو کلکتے بھیجا کہ وہ جا کر پتہ کرے کہ حالات کیسے ہیں اور پولیس لال خان اور چندا بائی کی تلاش کے سلسلے میں کیا لاہ عمل اختیار کیے ہوئے۔ یہ ڈاکو فقیر کا بھیس بدل کر گوما کے ریلوے اسٹیشن سے کلکتے کی جانب روانہ ہو گیا۔ 4 دنوں بعد وہ مخبر واپس آیا۔ اس نے بتایا کہ ساری بنگالی پولیس کلکتے کے کونے کونے میں بکھر گئی ہے اور لال خان اور چندا بائی کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ لال خان کی موت کی خبر کو پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ مخبر نے یہ بھی خبر دی کہ مشرقی پاکستان میں بڑی گڑبڑ ہے۔
भारत अपने कमांडोज मुक्ति वाहिनी वालों के साथ मशरकी पाकिस्तान में तकरीब कारियों के लिए धड़ाधड़ भेज रहा है और इंडियन फौज से भरे हुए ट्रक मशरकी पाकिस्तान की सरहद की तरफ जाते दिखाई देते हैं। नजमी ने बादल को भी अपनी जिंदगी की सारी कहानी शुरू से आखिर तक बता दी थी और बादल को मालूम था कि नजमी ने किन किन बदमाशों से अपनी जिंदगी की बर्बादी का बदला लेना है। नजमी ने बादल से मशवरा किया कि उसे क्या करना चाहिए। वो बोला, हम अपने साथियों को साथ लेकर मांजरेकर को कत्ल करने का खतरा मोल नहीं ले सकते। चंदा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि ये काम मैं अकेली जाकर कलकत्ते में खुद करूं। चंदा बीबी, तुम अकेली गई तो पकड़े जाने का खतरा है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने फैसला किया कि उन्हें भेस बदलकर इस मिशन पर निकलना होगा। कमीनगा में भेस बदलने का थोड़ा बहुत सामान मौजूद था, क्योंकि लाल खान महीने में 2 बार अपने मुखबिर को भेस बदलवा कर शहरों में हालात का जायजा लेने के लिए भेजा करता था। एक रोज नजमी और बादल ने बैरागन और बैरागी का भेस बदला और खुफिया कमीनगा से गोमा रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। नजमी ने अपने साथियों को बता दिया कि वो मांजरेकर को कत्ल करने के लिए जा रहे हैं और वो इस मिशन में कामयाब होकर ही लौटेंगे। नजमी ने निस्वारी रंग तेल में घोलकर अपने चेहरे, गर्दन, बाजुओं और टांगों पर मल रखा था, जिससे उसका रंग गहरा निस्वारी हो गया था। ये रंग ऐसा था कि पानी से हाथ मुंह धोने पर भी नहीं उतर सकता था। गहरे रंग की बैरागनों वाली साड़ी पहन ली थी। सर के बालों को उसने उस तरह से मोड़ डाला था और माथे पर निशान बना लिया था। गले में मंकों वाली मालाएं डाल ली थी, बगल में झोला डाल लिया। बादल ने भी ऐसे हुलिया बना लिया। दोनों बंगाल के बैरागी लग रहे थे। बंगाल में इस किस्म के बैरागी और बैरागने आमतौर पर देखे जाते हैं। ये लोग दरगाहों के भजन गाकर भीख मांगते हैं। बादल ने अपना हाथ में एक तारा भी पकड़ रखा था। इन तमाम बातों के अलावा उन्होंने अपने लिबास के अंदर 2 छोटे छोटे रिवॉल्वर भी छुपा रखे थे, जो 12 गोलियों से भरे हुए थे। एक आम सा चाकू बादल ने अपने झोले में भी रख लिया था। कुछ रुपए भी बादल की सदरी की जेब में मौजूद थे। उस हुलिये में नजमी बिल्कुल पहचानी नहीं जाती थी। गोमा के रेलवे स्टेशन तक वो कुछ पैदल चलकर बाकी रास्ता किसान की बैलगाड़ी में बैठ कर गए थे। रेलवे स्टेशन पर वो दोपहर के वक्त पहुंचे और प्लेटफॉर्म के कोने में अपने झोले रखकर बैठ गए। बादल बीड़ी पीते हुए इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। वहां कोई पुलिस वाला नहीं था। आधे घंटे बाद गाड़ी आ गई और वो 3rd क्लास के डब्बे में सवार हो गए। बंगाल में बैरागी बैरागनों से रेल का टिकट नहीं पूछा जाता। ये लोग जहाँ चाहें बेटिकट सफर कर सकते हैं। गाड़ी गोमा से चलकर 3 घंटे के सफर के बाद धनबाद पहुंची। यहाँ से चली तो शाम के वक्त आसवाल के स्टेशन पर पहुंचकर रुक गई। ये बंगाल का स्टेशन था। नजमी और बादल मोहतात हो गए थे। वो प्लेटफॉर्म पर उतरने की बजाय डब्बे में ही बैठे रहे। ये पैसेंजर ट्रेन थी और गया से कलकत्ते जा रही थी। डब्बे में बैठे बैठे नजमी और बादल ने मिट्टी के आबखोरों में चाय मंगवा कर पी। खुदा खुदा करके आसवाल से गाड़ी चली। अब आगे दूसरा बड़ा स्टेशन दुर्गापुर था। वैसे ये ट्रेन हर स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए रुक रही थी। रात हो गई थी कि ट्रेन दुर्गापुर पहुंच गई। यहाँ से चली तो 1.5 घंटे के बाद बरादून आ गया। बरादून से आगे बड़ा शहर कलकत्ता ही था। काफी लंबा सफर था ये। बरादून के प्लेटफॉर्म पर नजमी ने रेलवे पुलिस के 2-3 आदमियों को घूमते देखा, मगर ये उनकी नॉर्मल गश्त थी। रात के 10 बज रहे थे कि पैसेंजर ट्रेन कलकत्ते के दूसरे बड़े स्टेशन हावड़ा के प्लेटफॉर्म में दाखिल हो गई। डब्बा मुसाफिरों से भरा हुआ था। बादल ने नजमी के कान के करीब होकर आहिस्ता से कहा, हम यहाँ से काली माता के मंदिर की तरफ जाएंगे। ये बात उन्होंने पहले से तय कर रखी थी कि वो काली माता यानी दुर्गा देवी के उस मंदिर में जाकर रात बसर करेंगे, जो खिजरपुर आबादी के पिछवाड़े काफी आगे जाकर दरिया के किनारे बना हुआ था। यहाँ से मांजरेकर की कोठी ज्यादा दूर नहीं पड़ती थी। नजमी और बादल के बैरागियों जैसे हुलिये की वजह से किसी ने भी उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। दोनों स्टेशन से बाहर आकर एक तरफ चलने लगे। चौक में वो एक तरफ रुक गए। एक खाली रिक्शा पास ही खड़ा था। बादल ने आगे बढ़कर बंगाली रिक्शा ड्राइवर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बंगाली में कहा, भैया, हम दुर्गा माता के पुजारी बैरागी हैं। मेरी पत्नी मेरे साथ है। हम खिजरपुर वाले दरगाह मंदिर में देवी को माथा टेकने आए हैं। हमें वहां तक पहुंचा दो। ड्राइवर ने बीड़ी का कश लगाकर कहा, गुरुजी, मैं वहां जाने के 10 रुपए लेता हूँ और आपसे 5 लूंगा। क्या 5 रुपए हैं तुम्हारे पास? बादल के पास 500 मौजूद थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई, हम गरीब बैरागी हैं। पैसा भीख में लेकर जमा किया है। 5 रुपए भगवान ने चाहा तो निकल आएंगे। तुम हमें दुर्गा देवी के मंदिर पहुंचा दो। रिक्शा ड्राइवर तैयार हो गया। नजमी और बादल रिक्शे में बैठ गए और रिक्शा खिजरपुर की जानिब चल पड़ा। ये भी काफी लंबा रास्ता था। आधे घंटे में वो खिजरपुर के पिछवाड़े दरिया के किनारे वाले दुर्गा देवी के मंदिर के करीब आकर उतर गए। रिक्शा वाले को 5 रुपए दिए और मंदिर की तरफ रुख किया।
یہ مندر زیادہ بڑا نہیں تھا. ایک بہت بڑے چبوترے پر یہ مندر بنا ہوا تھا. سامنے ناریل اور سنبل کے گھنے درخت تھے. مندر میں روشنی ہو رہی تھی. سامگریاں سلگ رہی تھی. گھنٹیوں اور کھڑتالوں کی آواز کے ساتھ بھجن گانے کی ہلکی ہلکی آواز مندر سے نکل رہی تھی. ایک جانب درختوں کے نیچے کچھ سادھو الاؤ جلائے رنگ بھبوت ملے بیٹھے تھے. عقیدت مند ہندو بنگالی مندر سے نکلتے تو ان سادھوؤں کو بھی کچھ پیسے یا مٹھائی وغیرہ پیش کرتے. نجمی اور بادل مندر کے باہر ایک جانب ناریل کے درخت کے نیچے بیٹھ کر ماحول کا جائزہ لینے لگے. انہیں بھوک نہیں تھی. تھوڑا بہت کھانا انہوں نے بردون اسٹیشن پر ہی کھا لیا تھا. بادل اور نجمی کو معلوم تھا کہ درگا دیوی کے ہر مندر کے ساتھ ایسی چھوٹی چھوٹی 6-7 اندھیری کوٹریاں ضرور ہوتی ہیں جہاں باہر سے آئے ہوئے سادھوؤں اور بیراگی لوگوں کو ٹھہرایا جاتا ہے. بادل نے نجمی کو وہیں بیٹھنے کی ہدایت کی اور خود اٹھ کر مندر کے پچھواڑے کی طرف آ گیا. یہاں اسے سامنے کچھ پرانی کوٹریاں نظر آئیں. کونے میں دیوار کے ساتھ بجلی کا ایک بلب روشن تھا. ایک بنگالی چوکیدار کوٹری کے آگے زمین پر بیٹھا ناریل پی رہا تھا. بادل نے قریب جا کر پرنام کیا اور عاجزی سے بنگلہ زبان میں کہا, بھیا ہم بیراگی ہیں, تریپورہ سے درگا میاں کے درشنوں کو آئے ہیں. میری پتنی بھی میرے ساتھ ہے. کیا یہاں 2-1 راتیں بسر کرنے کو جگہ مل جائے گی؟ چوکیدار پر کوئی اثر نہیں ہوا. وہ اسی طرح بیٹھا ناریل گڑگڑاتا اور بادل کو دیکھتا رہا. بادل نے اپنے جھولے میں سے 10 روپے کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا اور کہا, بھیا جی ہم سادھو لوگ ہیں. لوگوں سے دکشنا لے کر 20-50 روپے جمع کیے ہیں کہ 10 روپے تم رکھ لو. بھگوان نے چاہا تو تمہاری اور بھی خدمت کریں گے. چوکیدار 10 روپے کا نوٹ لے کر بڑا خوش ہوا. اس نے فوراً سامنے والی کوٹری کا دروازہ کھولا اور بنگلہ میں بولا, تم اس کوٹری میں جتنے دن چاہے رہو, مگر میں تم سے ہر روز 5 روپے وصول کروں گا. اگر تم نے یہ بات پجاری کو بتا دی تو یہاں سے بوریا بستر گول کر دوں گا. بادل نے ہاتھ جوڑ دیے اور بولا, بھگوان تیرا بھلا کرے بھائی, میں پجاری کو کیوں بتانے لگا؟ بھلا تو نے ہمیں سر چھپانے کو جگہ دی. ہم تو تمہارے آبھاری ہیں. چوکیدار ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا, اس کے پیچھے تالاب اور غسل خانہ بھی ہے, عورت یاتریوں کے لیے. اندر ایک چارپائی پڑی ہے, اپنی پتنی کو لے کر آ جاؤ. بادل اسی وقت نجمی کو لے کر کوٹری میں آ گیا. بنگالی چوکیدار جوانی کی سرحد سے گزر چکا تھا, مگر ایک جوان بیراگن کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں عجیب سی حیوانی چمک پیدا ہو گئی. وہ ناریل گڑگڑاتا ہوا مندر کی طرف چلا گیا. رات نجمی اور بادل نے اس طرح گزاری کہ نجمی چارپائی اور بادل زمین پر چادر ڈال کر سو گیا. مانجریکر کی کوٹھی پر حملہ کرنے کا ان کا اگلی رات کا پروگرام تھا. دوسرے دن صبح بادل اٹھ کر مندر میں آ گیا. یوں ہی درگا دیوی کے استھان پر پھول ارپن کیے اور پیچھے تالاب پر جا کر منہ ہاتھ دھویا. اتنی دیر میں نجمی بھی بیدار ہو کر وہاں آ گئی. وہ دانت صاف کرنے لگی. بادل اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور بولا, تم زیادہ دیر کوٹری میں ہی رہنا, میں تمہاری چائے پانی وہیں لے آؤں گا. نجمی نے کوئی جواب نہیں دیا. بادل کوٹری کی طرف چل دیا. تھوڑی دیر بعد نجمی بھی کوٹری میں آ گئی. بادل کھانے کو کچھ لینے مندر کی طرف چلا گیا. وہ مندر کے باہر ایک طرف ایک تارا لے کر بیٹھ گیا اور یوں ہی بنگلہ بھجن آہستہ آہستہ ایک تارا پر بجاتے ہوئے گانے لگا. جو لوگ پوجا کرنے آ رہے تھے اپنے ساتھ سادھوؤں کے لیے پوری حلوہ بھی لے کر آتے تھے. بادل کے پاس بھی انہوں نے پوریاں اور حلوے کے 2 دونے رکھ دیے. بادل نے دونے لے کر کوٹری کا رخ کیا. ان دونوں نے خوب مزے سے حلوہ پوری کھایا. نجمی چارپائی پر لیٹ گئی. بادل کوٹری کی باہر سے کنڈی لگا کر مندر کے چبوترے سے کچھ دور ایک درخت تلے بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا. حقیقت میں وہ گوشہ چشم سے ماحول کا برابر جائزہ لے رہا تھا کہ کہیں سے کوئی پولیس والا تو ادھر نہیں آ نکلتا. پولیس کا باوردی سپاہی تو وہاں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن CID والا وہاں موجود ہو سکتا تھا. بادل ہر نئی شکل کو بڑے غور سے دیکھتا. ابھی تک اسے کسی آدمی پر بھی CID والے کا ہونے کا شبہ نہیں ہوا تھا. بنگال چوکیدار اس کے پاس آ کر بیٹھا اور بولا, گرو جی 5 روپے شام کو لے لوں گا, میرے لیے پیسے جمع کر کے رکھنا. بھیا جی چنتا نہ کرو, تمہارا بھاڑا تمہیں شام کو مل جائے گا. چوکیدار اٹھ کر چلا گیا. بادل کو اس چوکیدار سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا. بے خیالی میں اس کی نظریں بنگالی چوکیدار کا تعاقب کر رہی تھی. اس نے دیکھا کہ چوکیدار مندر کے چبوترے کے کونے میں جا کر کھڑا ہو گیا ہے اور ایک دبلا پتلا دھوتی کرتے والا آدمی جس نے کاندھے کے ساتھ چھتری لٹکا رکھی ہے اس سے باتیں کرنے لگا ہے. بادل آخر ڈاکو تھا. اس کا ماتھا ٹھنکا. جب چوکیدار نے اس دھوتی پوش سے باتیں کرتے ہوئے بادل کی طرف گردن گھما کر دیکھا تو بادل چوکنا ہو گیا. دال میں کچھ کالا تھا. دھوتی پوش CID کا آدمی بھی ہو سکتا تھا. بادل بیراگی کی شکل میں وہاں نیا آیا تھا اور اس پر شک کیا جا سکتا تھا. شہر میں ایک ساتھ 8 خون ہو چکے تھے. پولیس نے اپنے خفیہ آدمی کو خضر والی آبادی کے آس پاس خاص طور پر چھوڑ رکھا تھا. بادل اپنی جگہ سے بالکل نہ اٹھا.
वही साधुओं की तरह आलती पालती मारे बैठा नीमवा आंखों से बंगाली चौकीदार को धोती पोष से बातें करते देखता रहा। फिर चौकीदार बाजार की तरफ और धोती पोष सामने वाले दरख्तों की तरफ चला गया। जब वो बादल की नजरों से ओझल हो गया तो बादल दुर्गा देवी के मंदिर के दरवाजे की तरफ देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम करता हुआ वहां से अपनी कोठरी में वापस आ गया। कोठरी में दाखिल होते उसने दरवाजा बंद किया और देखा कि नजमी गहरी नींद सो रही थी। उसने नजमी को जगाकर सारा माजरा सुनाया और बोला, मुझे यकीन है वो धोती पोष सीआईडी का आदमी था। नजमी उठकर बैठ गई, अपने मुंडे हुए सर पर गेरुए रंग का दुपट्टा लपेटा, रुमाल लपेटा और बोली, कुछ भी हो हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहिए। आज आधी रात के बाद हम मांजरेकर की कोठी में दाखिल हो रहे हैं, तब तक हमारा कोठरी में रहना बहुत जरूरी है। बादल कुछ सोच रहा था, बोला, और अगर वो सीआईडी वाला पुलिस को लेकर यहाँ आ गया तो? अगर ऐसे गड़बड़ हुई ना तो ये मत भूलना कि पुलिस की पूरी गार्ड मंदिर को घेरे में ले चुकी होगी। यहाँ पर पार्ट 23 का अख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 24 समाप्त फरमाएं।